जय हिंद साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। आज एक और धमाकेदार वीडियो के साथ पदार्थ और उसकी प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लास्ट तक बने जरूर रहिए। लास्ट में एमसीक्यू पूछने वाले हैं आपको, जिनके आंसर देने पड़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पदार्थ कि पदार्थ क्या होता है। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाती है। जो स्थान घेरे जिसमें कुछ द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाती है। जिसे वायु हमें दिखती नहीं है लेकिन उसमें द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है, इसलिए वो भी पदार्थ हुई। बाकी मेज, कुर्सी, मोबाइल, जो कुछ भी हम देखते, जो भी दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें कुछ द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाती है। पदार्थ के प्रकार, पदार्थों का वर्गीकरण, यानी पदार्थ जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक इससे पदार्थ की 3 अवस्थाएं मानी जाती थी। अभी तक पदार्थ की 3 अवस्थाएं मानी जाती थीं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अब पदार्थ की 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था। तो अब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं मानी जाने लगी? 5 अवस्थाएं मानी जाने लगी, जिसमें पहला ठोस। पदार्थ की वो अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार, आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। जैसे हमारा मोबाइल है, मेज है, कुर्सी है, पेन है, कॉपी है, ये जैसे भी हैं, इन्हें चाहे तुम जहां रखो, इनका ना आकार बदलता ना इनका आयतन बदलता। आयतन बदलने का मतलब आप सीधे सीधे ये समझिए कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का बदलना। आयतन का बदलना मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का बदलना। जैसे हम अपना पेन, मार्कर कहीं भी रखें लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, तो वो क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। समझ गए? दूसरा आता है द्रव। द्रव पदार्थ की वो भौतिक अवस्था है जिसमें आकार निश्चित, आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो। इसमें क्या है? पदार्थ का आकार जो होता वो अनिश्चित होता एवं आयतन निश्चित होता है। जैसे अगर हम कोई द्रव चीज, जैसे द्रव में आता है आपका दूध हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ये सब द्रव है। इसमें क्या है? कह रहा अनिश्चित, आकार जो है वो अनिश्चित। जैसे अगर कोई बोतल गोल है, उसमें हम पानी भरें तो पानी भी गोल होगा। अगर कोई बोतल चौकोर है, उसमें पानी भरें तो पानी भी चौकोर हो जाएगा। लेकिन उसका आयतन अनिश्चित, निश्चित होता है। आयतन निश्चित होने का मतलब ये कि उसकी लंबाई बढ़ी तो चौड़ाई कम हो जाएगी, चौड़ाई कम हुई तो लंबाई बढ़ जाएगी। इस तरीके से आकार जो है उसका अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित हो जाता है। उसके बाद आते हैं गैस। पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, क्या कहलाती है? गैस कहलाती है। पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, गैस कहलाती है। गैस में क्या होता? गैस अगर हमारे कमरे में 1 किलो रखी है तो पूरे कमरे में हो जाएगी, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? जो कमरे का आयतन है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर गैस वही 1 किलो गैस सिलेंडर में है तो वो सिलेंडर का आकार ले लेती है। तो गैस में न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। उसके बाद आती है प्लाज्मा। प्लाज्मा हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आती है प्लाज्मा। प्लाज्मा यह आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है। प्लाज्मा जो है यह आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होता है। यह अवस्था होती है गैस और द्रव के बीच की अवस्था होती है। यह अवस्था गैस और द्रव के बीच की अवस्था होती है जो कि थोड़ा गैस की ओर झुकी हुई होती है। प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होता है। इसके बाद आती है बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था। यह अवस्था तब बनती है जब किसी तत्व के परमाणुओं को
परम शून्य ताप तक ठंडा किया जाता है। अब सर परम शून्य ताप क्या होता है? तो परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। यानी अगर हम किसी भी चीज को 273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं तब जो अवस्था बनती जा करके है, तब उसमें उसे कहते हैं बोस आइंस्टीन संघनन अवस्था, जो कि अभी बहुत जल्दी वैज्ञानिकों ने खोजी है। लेकिन सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने इसे 1920 यानी बहुत पहले ही बता दिया था कि ये पदार्थ की अवस्था हो सकती है। इस वजह से इस अवस्था का नाम बोस आइंस्टीन संघनन अवस्था दिया गया। अब आगे चलते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हो गई? 5। पहले अवस्थाएं कितनी पढ़ते थे? 3। अब आपकी बारी बताना। अब आपकी बारी है आंसर देना भैया। देखिए देखें आपने क्या क्या सीखा। आंसर, शक्कर के घोल में शक्कर है एक, विलायक है, घुला हुआ पदार्थ है, कोलाइड है या सस्पेंशन है? बोलो बोलो क्या है? शक्कर के घोल में। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, जो चीज घुलती है उसे कहते हैं विलेय। जो चीज घुलती है उसे कहते हैं विलेय या घुला हुआ पदार्थ। जो चीज घुलती है उसे कहते हैं विलेय। जो घोलता है उसे कहते हैं विलायक। और जो बनके तैयार होता है उसे कहते हैं विलयन। जो बनके तैयार होता है उसे कहते हैं विलयन। अब बात आती है, चलो सबसे सिंपल एग्जांपल इसी का शक्कर और पानी का समझते हैं। शक्कर जो है वो पानी में घुल जाती है, शक्कर पानी में घुल जाती है तो शक्कर हुई विलेय। शक्कर हुई विलेय जो घुल जाती है। जो घोलता है उसे कहते हैं विलायक। तो पानी हो गया विलायक। पानी में शक्कर घुली, बनके तैयार हुआ शरबत। जो शरबत है वो हुआ विलयन। क्लियर बात? शक्कर विलायक, पानी विलायक, पानी विलायक, शक्कर विलेय और जो बनके तैयार हुआ वो विलयन। तो बताइए, तो विलायक तो हो गया पानी, कोलाइड से यहाँ कोई मतलब नहीं, सस्पेंशन से यहाँ कोई मतलब नहीं, तो बचा घुला हुआ पदार्थ या विलेय। घुले हुए पदार्थ को ही क्या कहेंगे? हम विलेय कहेंगे। तो हमारा आंसर सही हुआ घुला हुआ पदार्थ। चलो अब आगे चलते हैं। एक यौगिक नहीं है। तो पहले आपको बता दें हम कि यौगिक क्या होते हैं। पहले तो यौगिक समझने से पहले आप तत्व समझो। तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे रसायन विज्ञान में आपने आवर्त सारणी देखी होगी, तो रसायन विज्ञान में 118 तक तत्व हैं। उन्हें किसी भी रासायनिक विधि द्वारा एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता। मतलब चांदी पर हम कोई भी क्रिया कराएं वो सोने में नहीं बदली जा सकती, लोहे पर कोई भी क्रिया कराएं वो चांदी में नहीं बदली जा सकती। तो ये सारे के सारे तत्व हैं। अब सर यौगिक क्या है? तो यौगिक ये है कि तत्वों के मेल से बनने वाले पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। तो यौगिक किसे कहते हैं? कि तत्वों के योग से मिलने वाले पदार्थ को एक यौगिक कहते हैं। अब इसमें सर यौगिक कौन सा है देखते, लेड यौगिक है, चाक यौगिक नहीं है, या हाइड्रोजन सल्फाइड यौगिक नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड यौगिक नहीं है। बोलो बोलो कौन सा यौगिक नहीं है? ये तो सर पता है कि लेड का होता है पीबी, लेड का होता है पीबी। चाक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। हम आपके लिए बहुत ही जल्द एक यौगिकों का पूरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको बहुत से यौगिकों के बारे में बताएंगे। अब देखिए सर इसमें क्या है, पीबी सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है पीबी लेड, जो कि एक तत्व है, ठीक है, यौगिक नहीं है। आगे देखिए चाक
कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप इसमें देख रहे हैं कितने तत्व मिलके बने हैं। कैल्शियम भी एक तत्व है, कार्बन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी तो एक तत्व है, यानी चाक में कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन 3 तत्व है। इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अब इसमें का हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर बनी है। नीचे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर बनी है। तो ये तो सब यौगिक हो गए, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक। लेकिन हमारा जो लेड है वो एक तत्व है, न कि यौगिक। ये हमारा एक तत्व है, यौगिक नहीं है। क्लियर? आगे देखिए, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं, जैसे रेत है, रेत पानी में डालो का घुल जाएगी? नहीं घुलेगी ना। नमक पानी में डालोगे घुल जाएगा, शक्कर पानी में डालो घुल जाएगी। तो ये नहीं घुलती, रेत नहीं घुलती। तो कह रहा जब दो पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सोल्यूशन नहीं बनाते तो क्या कहलाते? सॉल्वेंट कहलाते हैं, सोल्यूट कहलाते हैं, अमिश्रणी कहलाते हैं, डिकेंटेशन कहलाते हैं। अरे भैया कुछ ना पढ़े हो तब भी तो जानते हो, अमिश्रणी मतलब मिश्रण नहीं, तो न मिले तो यही हमारा सही हो जाता है कि अमिश्रणीय। क्लियर? आगे चलते हैं। हवा एक है, हवा एक है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं हवा एक है। ऑप्शन ए शुद्ध मिश्रण, ऑप्शन ए शुद्ध मिश्रण है हवा। ऑप्शन बी केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। हवा क्या है? चलो हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, नोट कर लीजिएगा किसी कागज पर। बहुत ही जरूरी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि हवा क्या है। आप खुद इसका आंसर देने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोई हवा एक चीज तो है नहीं, वायु बहुत सी गैसों तत्वों का मिश्रण है। जैसे आप देख रहे हैं कि हवा में क्या क्या होता है। हवा में जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो पाई जाती है N2। हवा में जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो N2। कौन सी गैस पाई जाती है? N2। N2 बोले तो नाइट्रोजन, तो सबसे ज्यादा पाई जाती है N2। अब N2 कितनी पाई जाती है सर? 78%। अरे 78% तो सब जानते हैं। आज एक्यूरेट बिल्कुल शुद्ध वैल्यू कितनी पाई जाती है इसे नोट कर लो, 78.084%। ये है वैल्यू एक्यूरेट, 78% पाई जाती है नाइट्रोजन। सर दूसरे नंबर पर क्या पाया जाता है? तो दूसरे नंबर पर पाया जाता है ऑक्सीजन, O2। कितनी पाई जाती है? 21%। अरे 21% तो सब जानते हैं। एक्यूरेट वैल्यू बताओ। एक्यूरेट वैल्यू होती है इसकी 20.947%। 20.947%। 78%, 21% भी ऑप्शन में मिल जाता है, लेकिन हम आपको एक्यूरेट वैल्यू बताते हैं। तो हमने सबसे पहले तो ये जान लो कि जो सबसे ज्यादा वायु में गैस होती है वो नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर कौन होती है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुए हैं? तत्व। याद रखना, तत्व हो चुके हैं। इसके बाद आता है जो गैस आती है तीसरे नंबर पर वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, वो होती है आर्गन। जो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गैस पाई जाती वो होती है आर्गन। और ये भी सर एक तत्व है जो कि पाई जाती है 0.934%। कितनी पाई जाती है? 0.934%। इसके बाद सर कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसके बाद पाई जाती है CO2। अब ऊपर हमने सबसे पहले बताया आपको नाइट्रोजन जो कि एक तत्व था, उसके बाद बताया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक तत्व था, उसके बाद बताया CO2 आर्गन बताया, आर्गन भी एक तत्व है। उसके बाद अब हमने बता दिया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप खुद देख रहे हो कि इसमें कार्बन भी है। अब इसमें देखिए आप, ये कार्बन भी रहा और ये ऑक्सीजन भी रहा, मतलब दो तत्वों के मेल हुआ है। और दो तत्वों के मेल से बनने वाले पदार्थ को हम यौगिक बोलते हैं। तो
तो ऊपर वाले 3 तो तत्व हो गए और ये हो गया यौगिक। सर CO2 बता तो कितने परसेंट पाई जाती है? तो CO2 पाई जाती है 0.031%। 0.031%। फिर इसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है? फिर इसके बाद गैस पाई जाती है हाइड्रोजन। उसके बाद पाई जाती है गैस हाइड्रोजन। सर कितनी पाई जाती है? तो पाई जाती है 0.000 यानी 40 और फिर 5%, इतनी पाई जाती है। फिर इसके बाद अदर गैसें पाई जाती हैं और वो सब की सब पाई जाती हैं 0.02%। कार्बन मोनोऑक्साइड है और बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। तो हमने देखा कि ऊपर से जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन, नंबर 2 पर पाई जाती है ऑक्सीजन, नंबर 3 पर पाई जाती है आर्गन और नंबर 4 पर यौगिक गैस ये है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती। उसके बाद फिर तत्व यानी हाइड्रोजन पाई जाती। उसके बाद अदर गैसें बहुत सारी पाई जाती हैं। तो हमने देखा कि जो हवा में जो गैसें पाई जाती हैं वो तत्व भी पाए जाते और यौगिक भी पाए जाते। इसलिए हमारा ऑप्शन सही होता है, हमारा ऑप्शन सही होता है डी। हमारा ऑप्शन सही होता है डी, यानी दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है समांगी, विषमांगी, समांगी और विषमांगी या शुद्ध पदार्थ। तो मिश्रण जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते समांगी और एक होते विषमांगी। सर समांगी और विषमांगी क्या होते हैं? चलो पहले यही बताते हैं कि समांगी क्या होते और विषमांगी क्या होते। तो पहले हम बात करते हैं मिश्रण की, बाद में पहले समांगी और विषमांगी की बात करते हैं। यदि पदार्थ के जो पदार्थ मिश्रण में मिले हुए हैं, यदि उनके संगठन प्रत्येक जगह पर बराबर है तो उस मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। यदि 2 पदार्थ ऐसे अनुपात में मिले हैं कि उनका संगठन प्रत्येक जगह पर समान है, यानी निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं। जैसे चीनी या नमक का जली विलयन, ये कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। जैसे हम शरबत बनाए, कोई बारात आई, हमने 1 ड्रम पूरा शरबत बनाया। अब पूरे शरबत को चखने के लिए वो शरबत ऊपर जितना मीठा होगा, बीच में भी उतने मीठा होगा, नीचे भी उतने मीठा होगा। अगर हम ऊपर से उसे चख लें, ऊपर से थोड़ा सा निकाल के हमने चख लिया, तो हमें मालूम हो जाएगा कि पूरे शरबत का जायका कैसा है, मतलब शरबत मीठा है या शरबत मीठा नहीं है। तो ये हुआ समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांगी मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संगठन भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें क्या होता है, हम थोड़ा सा मतलब वानगी लेकर के उस पूरे पदार्थ के बारे में नहीं बता सकते। जैसे बारूद हुआ, कोहरा हुआ, कुहासा जिसे बोलते, तो ये सब मतलब विषमांगी मिश्रण है। तो मिश्रण प्रकृति में 2 तरीके के होते हैं, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक शुद्ध पदार्थ है, एक शुद्ध पदार्थ है। सर शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? तो शुद्ध पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं कि जिसके सभी भागों में समान संरचना और समान गुण होते हैं। जिसमें समान संरचना और समान गुण पाए जाते हैं उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। तो आपका जो दिए गए हैं इसमें शुद्ध पदार्थ तेरा चीनी का घोल है, मीथेन है, दूध है या वायु है? बताइए। तो आपके इसमें शुद्ध पदार्थ आता है मीथेन। मीथेन की जो संरचना होती वो भी समान होती है। मीथेन मतलब CH4, तो इसमें एंगल कितना होता ये सब निश्चित होता है। तो इसके सभी जगह के सभी भागों के गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। इस वजह से जो मीथेन है वो एक शुद्ध पदार्थ है। इसके बाद आता है अमोनिया। अमोनिया, यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या है?
यानी अमोनिया गैस है, रियली वो गैस है, अमोनिया गैस है। तो कपूर क्या है? तो कपूर है आपका ठोस, कपूर है ठोस। अगर अमोनिया गैस है तो कपूर ठोस है। इसके बाद बात करते हैं कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई। अभी भी बता चुके। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं तय की गई वो कितनी तय की गई? तो पदार्थ की अवस्थाएं तय की गई 5। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन अवस्था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? मतलब द्रव में अधिकतम होता है या ठोसों में अधिकतम होता है? किस में अधिकतम होता है? तो ठोस में जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और जो द्रव होते हैं द्रव में थोड़ा दूर दूर होते हैं, द्रव में थोड़ा दूर दूर होते हैं। और जो गैस होते हैं, गैस में जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, गैस में अणु बहुत दूर दूर होते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो जिसमें सबसे पास पास होते हैं उसी में आकर्षण बल भी अधिकतम होता, तभी तो पास पास होते हैं। जब आकर्षण बल अधिकतम होगा तभी पास पास होंगे। तो ठोस में, किसमें? ठोस में जो होते हैं वो आकर्षण बल अधिकतम होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, सही बात है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही बात है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत बात है। पदार्थ के स्थिर हमेशा गतिमान होते हैं, ठीक है, स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। तो ये सही हुआ। आपके क्वेश्चन कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल स्टडी विद जीपीएम को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।